में किस तरह का पर्यावरण संकट पैदा किया है। पिछले 300-400 वर्षों में, खास तौर से पिछले 100-150 वर्षों में जो भोग के प्रति और पिछले 50 वर्षों में जो इंसान की प्रवृत्ति बढ़ी है, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। उन दो बड़े इकोनॉमिस्ट की कंजम्पशन पर इस पुस्तक को पढ़ते हुए मैंने तथ्य पाया कि दुनिया के कई मुल्कों में लोग जो मार्केटिंग करते हैं मॉल्स में जाकर के, उनमें से 1/3 कपड़े अपने लिए खोल नहीं पाते, उस संसार से विदा हो जाते हैं। पर उन कपड़ों को बनाने में, उन चीजों के निर्माण में प्रकृति की कितनी चीजें लगती है, कितने संसाधन नष्ट होते हैं, इंसान नहीं जानता। तो सबने पाया, गांधी ने कहा, विशेषज्ञ बता रहे हैं, हमने जिस स्टीफन हॉकिंग की चर्चा की, और मैं कई लोगों के विशेषज्ञों के नाम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जिन्होंने कहा है, वार्न किया है कि हम समझें, लेकिन उसको एक फार्मूला के रूप में बताना कि जब तक हर इंसान शुरू नहीं करेगा अपने जीवन पद्धति में परिवर्तन से, तब तक सृष्टि नहीं बचेगी। ये भारत ने किया। ये प्रधानमंत्री जी का जो लाइफ का जो वाक्य है, लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इस इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए हमारे निजी व्यक्ति की लाइफ स्टाइल क्या हो। अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उसी तरह भोग की प्रवृत्ति रखें, उसी तरह कागजों से लेकर सारी चीज का इस्तेमाल करते रहें, उसी तरह से हम अनावश्यक खरीदारी करते रहें, अपने जीवन शैली में परिवर्तन न करें, तो ये भोग की धारा जो चलेगी, ये सृष्टि के लिए बड़ा खतरा होगा। जो भारत में इसकी G20 में भी इस पर प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की, पहले भी की थी, लेकिन ये G20 की शुरुआत के पहले एक दिन पहले इस पर हमारे यहाँ चर्चा होने जा रही है। P20 से ठीक पहले। और हमने ये देखा कि इन चुनौतियों से अगर पार पाना है, लड़ना है और सफल होना है, तो वैश्विक स्तर पर वैचारिक रूप से हमें एक होना होगा। इसीलिए G20 की टैगलाइन दी गई वसुधैव कुटुंबकम, P20 की भी टैगलाइन दी गई है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक संसद। क्या बात सही? यही रास्ता है जी। भारत वो मुल्क है कि भारत के मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने आज नहीं, न जाने कितने हजारों वर्षों पहले पृथ्वी को कुटुंब कहा, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे प्रधानमंत्री जी जो एक पृथ्वी, एक धरती और एक इसकी जो चर्चा की, जिसका आपने उल्लेख किया, ये यही है। ये पूरा संसार, सृष्टि एक है। इसलिए इसमें हम सृष्टि की रक्षा चाहते हैं, मानवता की रक्षा चाहते हैं, इंसान की रक्षा चाहते हैं, तो दुनिया के सारे देश, चाहे वो विकसित हों या अभी विकास के क्रम में आगे बढ़ने की कोशिश में, सबको एक होना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो पीछे छूट गए लोग हैं, उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कैसे उनको आगे लाया, जेंडर इक्वलिटी के लिए महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए, इस पर भारत ने जो काम किया है पिछले कुछ एक वर्षों में, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान दुनिया में बड़े गौरव के साथ बढ़ा है। आपको याद होगा इसी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो है, आपको वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे कई संस्थाओं, जिन्होंने उल्लेख किया है भारत के फाइनेंशियल इंक्लूजन का, कि यानी भारत में जिस तरह से जनधन से महिलाओं का खाता खुला, सीधे महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ जो डिजिटल पेमेंट वगैरह का जो आर्किटेक्चर बना, जिससे किस तरह फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा, वो दुनिया के देश हमसे सीखना और जानना चाहते हैं। इससे कई दशक जो इस काम को करने में लगते, हमने इतने कम समय में किया, ये वर्ल्ड के नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं। और तमाम विविधताओं, तमाम जो है भारी जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियां भी अलग अलग होने के बावजूद भी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये मुद्दे भी, जैसे जेंडर इक्वलिटी का है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का है, ये मुद्दे भी इस P20 में जो भारत में हो रहा है, इसके विषय होंगे चर्चा के। जी। समय जो है कह रहा है कि हम आपसे इजाजत लें, लेकिन क्या चलते चलते P20 के मद्देनजर कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से? दरअसल P20 में जो भी विषय भारत में डिस्कस होने जा रहे हैं, ये दुनिया को एक नई दिशा देंगे। हम सब उस रास्ते पर चलें और भारत की जो हजारों वर्ष से एक मान्यता, कल्पना रही है कि ये सृष्टि एक है, वसुधैव कुटुंबकम जो हमने कहा, उसकी बुनियाद इस P20 शिखर सम्मेलन में चर्चा से होगी, ताकि नीतियों के स्तर पर ये नीचे तक कैसे बात पहुंच सके और पूरा जन समर्थन
एक अस्तित्व मानव का जो चुनौतियों के बीच आज निकल रहा है पर्यावरण संकट से, उस पर आगे बढ़ सके। और अपने युवाओं से भी कुछ कह दीजिए कि संसदीय प्रणाली में दूर से ही ना देखे, बल्कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और आने वाले समय के लिए अपने आप को नेतृत्व के लिए भी तैयार कर रखे। खास बहुत तौर महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आपने सही कहा, खास तौर से भविष्य तो युवाओं का है। आप जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी जिस तरह से दुनिया को बदल रही है, उसमें युवा सबसे अग्रिम मोर्चे पर। और भारत में खुद आप देखें, भारत में युवाओं की भागीदारी बढ़े किस तरह से राजनीति में। आपके पार्लियामेंट में जो फ्लोरल ट्रिब्यूट पहले होते थे रस्म अदायगी के रूप में, अब युवाओं को लाना, युवाओं की राजनीति में शिरकत बढ़े, इसकी जो बड़े पैमाने पर कोशिश चल रही है, वो एक महत्व का तो है ही। पर ये सारे विषय जिस पर चर्चा होने जा रही है, इससे युवाओं का ही भविष्य बनने वाला है। इसलिए युवा बड़े पैमाने पर इसमें शरीक हों, साझेदार बने और इनकी चीजों को जाने, ये उनसे अपेक्षा होगी, उनके लिए एक मौका है। चलिए जी, आपने समय निकाला। समय निकालने के साथ साथ P20 से जुड़े हुए तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डाला। धन्यवाद। नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से दर्शकों को भी धन्यवाद। जी, संवाद में आज के लिए इतना ही। संवाद में आपसे फिर भेंट होगी एक नई विभूति के साथ। फिलहाल मुझे आगे संसदीय ये भी अपेक्षा करती है कि वैश्विक स्तर पर एक समतापूर्ण और न्यायपूर्ण शासन की समाज की स्थापना हो। इसके लिए भी समय समय पर संसदें अपनी देश की संप्रभुता पर विचार करती है और जो वैश्विक विषय होते हैं उस पर चर्चा करती है। भारत में 9 और 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। यह पहला शिखर सम्मेलन था जब भारत ने G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। इस शिखर सम्मेलन का विषय था वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ है विश्व एक परिवार है। इस सफल आयोजन को पूरी दुनिया ने माना और अब बारी है 9वां G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट की। G20 सम्मेलन की ऐतिहासिक सफलता के बाद दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी वाले देश भारत में G20 देशों और आमंत्रित देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है। मैं सम्मेलन में भाग ले रहे सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। India has done from December last year until now today is the pro people, pro planet and pro prosperity. When we talk about pro people, we need to talk about parliament because the representation of people is shown by the parliament. Without involving parliament into the implementation of such agreement as highest level of leaders, it will not be possible nationally. A working organization, a working engagement needs another pillar of engagement, which is parliament. P20 स्पीकर्स की कमेटी की मीटिंग्स होती है
और बेसिकली पीपल्स वॉइस को समझने के लिए ये जो P20 का जो डिजाइन हुआ है और अभी तक उसकी 8 मीटिंग हो चुकी है, ये 9th मीटिंग है जो न्यू दिल्ली में हो रही है। G20 की मेजबानी ने भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया और अब हमने खुद को P20 की मेजबानी के लिए भी तैयार कर लिया है। सज चुकी है यशोभूमि। आज का यह कार्यक्रम इसलिए भी काफी खास है क्योंकि आप केवल संसद टीवी पर ही समझ सकते हैं P20 की पूरी परिभाषा, जैसे क्या है P20, कैसे हुई है इसकी शुरुआत, किन किन देशों में और अब तक कितनी बार P20 का आयोजन हो चुका है, क्या उद्देश्य है P20 का, और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण G20 और P20 कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। G20 के 3 मुख्य स्तंभ हैं: शेरपा, फाइनेंस, एंगेजमेंट ग्रुप। एंगेजमेंट ग्रुप एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत कई सेक्टर आते हैं जो अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे बिजनेस 20, सिविल 20, लेबर 20, साइंस 20, विमेन 20, पार्लियामेंट 20। इनका काम होता है संबंधित क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना और सामूहिक सहमति बनाना। G20 और P20 के बीच सबसे बड़ा कनेक्शन एंगेजमेंट ग्रुप है। G20 के अंतर्गत P20 आता है। G20 में जिन मुद्दों पर सहमति बन जाती है उन्हीं मुद्दों पर P20 में चर्चा तो होती है, लेकिन वो संसदीय परिप्रेक्ष्य में होती है। G20 देशों ने जो एजेंडे के आधार पर सर्वसम्मति से जो एजेंडा घोषित किया है, आने वाले समय में P20 देश के उन ज्वलंत मुद्दों पर, वैश्विक मुद्दों पर अपनी अपनी संसदों की संप्रभुता के अंदर चर्चा करेगी, संवाद करेगी और कई विषय ऐसे हैं जो वैश्विक विषय हैं। उन वैश्विक विषयों पर अलग अलग देशों के अंदर चर्चा, लेकिन सामूहिकता के साथ किस तरीके से हम मिलकर उन वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं और भविष्य में उन चुनौतियों के समाधान के साथ साथ दुनिया में मिलकर किस तरीके से इन समाधानों के रास्ते पर निकालते हुए एक बेहतर प्रशासन, बेहतर शासन व्यवस्था लागू हो, जो लोकतंत्र के अंदर हम जो चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण की चर्चा करते हैं। उस देश के अंदर जो भी महत्वपूर्ण विषय होते हैं उन पर चर्चा भी होती है, लेकिन वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होती है। मेरा मानना है P20 सम्मेलन में इसी तरीके से वैश्विक मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा होगी और सकारात्मक दिशा पूरे विश्व को मिलेगी। P20 में G20 देशों के स्पीकर शामिल होते हैं। इस समूह का उद्देश्य वैश्विक शासन को संसदीय आयाम देना और विश्व में संसद की भूमिका को बढ़ाना है। P20 की मीटिंग होती है वो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन IPU के साथ मिलकर होती है और इसका ऑर्गेनाइजेशन जो होस्ट कंट्री है वो करता है और इसमें जो भी एजेंडा तय होता है वो G20 में लाया जाता है और उसके हिसाब से G20 डेलिब्रेट करती है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन G20 अध्यक्षता वाले देश में किया जाता है। शिखर सम्मेलन में वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की जाती है, जैसे जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता। शिखर सम्मेलन में यह भी चर्चा होती है कि संसद इन चुनौतियों का समाधान कैसे करे। हर देश का स्पीकर अपने 1 या 2 मुद्दे उसमें प्रेजेंट करता है कि हम चाहते हैं इस पे चर्चा हो। अब सब मुद्दों पर देखो 2 दिन की पार्लियामेंट के इस पे कमेटी मीटिंग में सब मुद्दों पर चर्चा तो नहीं होती, मगर ग्रुप डिस्कशन होता है। तो स्पीकर अपने विषय भेजते हैं कि हम इन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। P20 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक साथ कई देश की संसद को वैश्विक चुनौतियों पर एक साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है। एक थीम होती है P20 की और उस P20 की थीम पर सभी जो पार्लियामेंट स्पीकर्स होते हैं
वो उसमें अपने डेलिब्रेशंस देते हैं। उसके अलावा जो एसडीजी का एजेंडा है उसका भी एक तरह से रिव्यू होता है। देखिए, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है और जो एजेंडा पे डिस्कशन करके वो डेलिब्रेट करते हैं वो एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है और एग्जीक्यूटिव उसको उनके जो